हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक, केस स्टडीज अबाउट रिफाइनरी प्रोजेक्ट, ट्रिपल आईटीज, एनएचएआई, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर, डीएफसी, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट एंड ईआरसीपी, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार डीएफसी से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है। इस बार हो सकता है ट्रिपल आईटी से आ जाए, ईआरसीपी, एनएचएआई या फिर रिफाइनरी प्रोजेक्ट से आ जाए, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से आ जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स की। रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स क्या है? दिस इज दी सेकेंड बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान आफ्टर इंदिरा गांधी कैनाल। ये इंदिरा गांधी कैनाल के बाद में जो राजस्थान है उसका सेकेंड बिगेस्ट प्रोजेक्ट है रिफाइनरी प्रोजेक्ट। दिस रिफाइनरी हैज द कैपेसिटी ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ 9 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल पर ईयर। जो रिफाइनरी है, इस रिफाइनरी की जो कैपेसिटी है वो है 9 मिलियन मेट्रिक टन क्रूड ऑयल पर ईयर। इसकी ये कैपेसिटी है। Crude oil will come from Barmer oil fields and will also be imported from Arab countries। जो क्रूड ऑयल आता है वो या तो बाड़मेर ऑयल फील्ड से आता है, इंपोर्ट करते हैं, या फिर अरब कंट्रीज है वहां से आता है। अरब कंट्रीज से तो इंपोर्ट करते हैं या फिर बाड़मेर ऑयल फील्ड से आता है। तो ये नेक्स्ट है, दिस रिफाइनरी विल बी सेटअप इन पचपदरा बाड़मेर। जो ये रिफाइनरी है वो सेटअप हो रखी है कहाँ पे? पचपदरा बाड़मेर में। दिस प्रोजेक्ट इज ए जॉइंट वेंचर। ये एक जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में? एचपीसीएल के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में। दोनों का जो शेयर है वो है 74% और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उसका है 26%। एचपीसीएल का तो 74% है और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है उसका है 26%। तो एक जॉइंट वेंचर है किस किस के बीच में? एचपीसीएल के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के बीच में। दिस प्रोजेक्ट वाज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट इन ईयर 2013। इस प्रोजेक्ट को अप्रूव्ड किया था गवर्नमेंट ने कब? 2013 में। जो रिफाइनरी सेटअप है पचपदरा में, बाड़मेर में, उसको गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड किया था 2013 में। हाउएवर द न्यू गवर्नमेंट renegotiated the deal in July 2014 which will reduce the amount of interest rate loan provided by government of राजस्थान। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि बाद में जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी उसने इसको रीनेगोशिएट किया था डील को 2014 में, जिसमें क्या हुआ था कि जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन है उसको रिड्यूस कर दिया गया था। दी अर्लियर रिफाइनरी वाज डिजाइंड फॉर BS थर्ड फ्यूल व्हाइल न्यू रिफाइनरी विल मेक BS 6 फ्यूल। जो पहले की जो रिफाइनरी थी उसमें BS थर्ड फ्यूल के हिसाब से डिजाइन किया गया था। तो बाद में नई रिफाइनरी आई है उसमें BS 6 के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया था। BS थर्ड और BS 6 क्या होता है? BS क्या होता है? BS का मतलब होता है भारत स्टेज। भारत स्टेज ये एक व्हीकल इमिशन स्टैंडर्ड है जो बताते हैं कि फ्यूल और इंजन से कितना पोल्यूशन निकलेगा। जो पहले BS थर्ड था वो 2010 में आया था, जिसमें सल्फर कंटेंट ज़्यादा था तो उससे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा था। फिर उसके बाद में BS 6 2020 में आया जो अभी करंटली चल रहा है। इसमें क्या है कि सल्फर कंटेंट कम हो गया था जिससे पोल्यूशन कम हो रहा था। तो इस तरीके से BS 3 को इसने BS 6 में चेंज किया था। कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड इन जनवरी 2018 एंड इट इज टू बी कंप्लीटेड बाई 2020। इसका कंस्ट्रक्शन 2018 में स्टार्ट हुआ था और इस कंप्लीट हुआ था 2022 में। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इट विल क्रिएट 10,000 डायरेक्ट जॉब्स एंड 40,000 इनडायरेक्ट जॉब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। ये एक्सपेक्ट किया गया था कि ये 10,000 तो डायरेक्ट जॉब और 40,000 इनडायरेक्ट जॉब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के क्रिएट करेगा। तो ये तो थी रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ट्रिपल आईटी के बारे में। ट्रिपल आईटी क्या है? ट्रिपल आईटी की फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ट्रिपल आईटी क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रिपल आईटी क्या होती है। ट्रिपल आईटी स्टैंड फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इज ए ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स। इसके अंदर क्या है कि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो फोकस करते हैं आईटी एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, आईटी और टेक्नोलॉजी एजुकेशन के क्षेत्र में फोकस करते हैं। दीज इंस्टीट्यूट प्रमोट टेक्निकल स्किल्स एंड इनोवेशन। ये जो इंस्टीट्यूट है प्रमोट करते हैं किस किस को? टेक्निकल स्किल्स को एंड इनोवेशन को। इनोवेशन क्या होता है? जैसे क्रिएट समथिंग न्यू और इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग आइडियाज, कुछ नया क्रिएट करना, इस पर फोकस करते हैं। मेनली टेक्निकल स्किल्स है उसको डेवलप करते हैं।
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रिपल आईटी, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इसके ट्रिपल आईटी के, आपको इसी तरीके से लिखना है। एग्जाम में अगर 8 मार्क का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ट्रिपल आईटी पॉइंट वाइज बिल्कुल, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रिपल आईटी में प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन आईटी एंड रिलेटेड फील्ड्स। जो ट्रिपल आईटी है वो क्या करती है, हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करती है इन आईटी एंड रिलेटेड फील्ड्स, आईटी के क्षेत्र में और इससे रिलेटेड क्षेत्रों में। डेवलप स्किल्ड इंजीनियर्स एंड रिसर्चर्स, ये डेवलप करती है स्किल्ड इंजीनियर्स को और रिसर्चर को। सपोर्ट डिजिटल इंडिया एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, ये सपोर्ट करती है डिजिटल इंडिया को और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ को। डिजिटल इंडिया क्या है, डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने का एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च हुआ था 2015 में, टू मेक इंडिया डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ट्रिपल आईटी। और टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, जो देश है इंडिया है उसकी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये थी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रिपल आईटी। अब बात करते हैं कोर्स ऑफर्ड, इसके द्वारा कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड किए जाते हैं ट्रिपल आईटी के द्वारा। तो इसके द्वारा एक तो बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, पीएचडी प्रोग्राम से भी ऑफर किए जाते हैं। और इसकी जो मेन ब्रांचेज है वो है कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई और डाटा साइंस। इसमें एडमिशन का जो प्रोसेस है, एडमिशन इज मेनली थ्रू जेई मेन के थ्रू इसमें एडमिशन होता है। काउंसलिंग इज डन थ्रू, काउंसलिंग जो होती है वो होती है JOSAA और CSAB। अब JOSAA और CSAB क्या होती है, JOSAA की फुल फॉर्म है जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये एक सेंट्रल काउंसलिंग अथॉरिटी है जो अलोकेट करती है सीट, किसमें, IIT में, ट्रिपल आईटी में या फिर NIT में। और CSAB होती है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। तो ये क्या करती है, कंडक्ट करती है स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग, जो बैकेंट सीट रह जाती है आफ्टर JOSAA राउंड के बाद में जो बैकेंट सीट रह जाती है उसके लिए ये स्पेशल राउंड ऑफ काउंसलिंग करती है। तो ये काउंसलिंग जो की जाती है इसमें JOSAA और CSAB के थ्रू की जाती है। मेरिट बेस्ड सिलेक्शन, मेरिट बेस्ड के आधार पर भी इसमें सिलेक्शन होता है। तो इस तरीके से यहाँ से कोर्स ऑफर्ड किए जाते हैं, इसके अंदर एडमिशन प्रोसेस है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रिपल आईटी। टाइप्स कौन कौन से हैं, एक तो है गवर्नमेंट फंडेड ट्रिपल आईटी, इसमें गवर्नमेंट ही फंड प्रोवाइड करती है, वो होती है गवर्नमेंट फंडेड ट्रिपल आईटी। या फिर ट्रिपल पी मोड पे भी होती है कुछ ट्रिपल आईटी। तो ये ट्रिपल पी मैंने आपको बताया था क्या होता है क्या नहीं होता है, जो मेरा लेक्चर था ट्रिपल पी का और मोड ऑफ ट्रिपल पी का। ट्रिपल पी की क्या रिक्वायरमेंट है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है, सब कवर किया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसमें कुछ ट्रिपल आईटीज भी है। ईच IIT में हैव डिफरेंट रूल एंड फैसिलिटीज, ईच IIT का अलग अलग रूल होता है, अलग अलग फैसिलिटीज होती है। वाई चूज ट्रिपल आईटी, ट्रिपल आईटी अपन क्यों चूज करें, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन आईटी एंड टेक्नोलॉजी, इसका जो फोकस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है किस किस पे, आईटी एंड टेक्नोलॉजी पे मेनली फोकस होता है। गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, ट्रिपल आईटी के अंदर गुड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम, इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम का मतलब होता है कि जो एजुकेशन जो सिलेबस है उसको डिजाइन इस तरीके से करें अपन अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ इंडस्ट्री। तो ये इनका जो सिलेबस है उस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वो नीड ऑफ इंडस्ट्री के हिसाब से ओरिएंटेड रहता है, वो नीड इंडस्ट्री की क्या नीड है फ्यूचर में, तो इनका सिलेबस उसी तरीके से डिजाइन होता है। तो इसलिए IIT को चूज करते हैं, प्रीफरेंस देते हैं IIT ट्रिपल आईटी को, सॉरी। नेक्स्ट है प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स कौन कौन से होते हैं, टॉप कंपनीज विजिट ट्रिपल आईटी, जो टॉप कंपनीज है वो विजिट करती है किसको, ट्रिपल आईटीज को। जॉब्स इन सॉफ्टवेयर, IT, डाटा साइंस एंड AI, ये जॉब प्रोवाइड करवाती है किस किस फील्ड में, सॉफ्टवेयर में, IT, डाटा साइंस और AI में। गुड सैलरी पैकेज फॉर स्किल्ड स्टूडेंट्स, जो स्किल्ड स्टूडेंट्स है उसके लिए गुड सैलरी पैकेज प्रोवाइड करवाती है ट्रिपल आईटी। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फेमस ट्रिपल आईटीज इन इंडिया, अब इंडिया के अंदर कौन कौन सी फेमस ट्रिपल आईटी है, सबसे पहली है ट्रिपल आईटी हैदराबाद, ट्रिपल आईटी बेंगलोर, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी ग्वालियर, ट्रिपल आईटी लखनऊ। तो ये फेमस ट्रिपल आईटी है इंडिया के अंदर। ट्रिपल आईटीज आर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स फोकस ऑन हायर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल आईटी है वो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स है जो फोकस करती है हायर एजुकेशन को इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 5 ऑफ देम आर एस्टेब्लिश्ड बाई MHRD, जिसमें से 5 जो है वो तो MHRD के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। एंड रेस्ट ऑफ सेटअप ऑन ट्रिपल पी मॉडल। MHRD क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो उसके द्वारा 5 ट्रिपल आईटी डेवलप की गई है, बाकी ट्रिपल पी मॉडल पे है। Beside the fully funded government triple ITs in 2010, the Union Cabinet approved a scheme for setting up 20 more triple IT based on triple P model.
जो फुल्ली फंडेड गवर्नमेंट ट्रिपल आई टी है, उनके अलावा 2010 में यूनियन कैबिनेट ने एक स्कीम अप्रूव्ड की है फॉर सेटिंग अप 20 मोर ट्रिपल आई टी बेस्ड ऑन ट्रिपल पी मॉडल पे बेस्ड होगी। ऐसी 22 मोर ट्रिपल आई टी खुलेगी, ऐसा यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव्ड की है एक स्कीम। इन दिस मॉडल सेंट्रल स्टेट एंड इंडस्ट्री पार्टनर शेयर विल बी इन द रेशियो 50-35-15। इस जो मॉडल है, जो ट्रिपल पी मॉडल है, इसके अंदर जो स्टेट सेंटर का स्टेट और इंडस्ट्री है, इसका पार्टनर का जो रेशियो रहेगा वो रहेगा 50, 35 और 15 का। ट्रिपल आई टी कोटा इज लोकेटेड एट रामपुर नियर कोटा एंड इट्स टेम्परेरी कैंपस हैज बीन स्टार्टेड इन एमएनआईटी जयपुर फ्रॉम 2013। जो ट्रिपल आई टी कोटा है वो रामपुर कोटा में स्थित है, और इसका जो टेम्परेरी कैंपस है वो स्टार्टेड किया गया है किसमें, एमएनआईटी जयपुर में, फ्रॉम 2013 से। ट्रिपल आई टी कोटा ऑफर्स टेक्निकल कोर्सेज फॉर सीएसई एंड ईसीई ब्रांच विद क्रिएटिव प्रोजेक्ट कोर्सेज। ये ऑफर करती है टेक्निकल कोर्सेज किसके लिए, सीएसई और ईसीई ब्रांच के लिए, विद क्रिएटिव प्रोजेक्ट कोर्सेज। फर्स्ट बैच ऑफ ट्रिपल आई टी कोटा एज ग्रेजुएटेड इन द ईयर ऑफ 2017। जो इसका फर्स्ट बैच था ट्रिपल आई टी कोटा का, वो ग्रेजुएटेड हुआ था कब, 2017 में। आफ्टर द ट्रिपल आई टी एक्ट 2017 दीज इंस्टीट्यूट्स हैज बिकम इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंट। जब ट्रिपल आई टी एक्ट आया था 2017 के बाद में, उसके बाद में ये जो इंस्टीट्यूट्स है ये नेशनल इंपोर्टेंट्स के लिए इंपोर्टेंट हो गए जो इंस्टीट्यूट है। तो ट्रिपल आई टी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज आई टी एजुकेशन। तो ट्रिपल आई टी है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन इंडियाज आई टी एजुकेशन में। दे हेल्प स्टूडेंट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग टेक्निकल करियर्स। वो स्टूडेंट्स है उनको जो टेक्निकल करियर्स है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करते हैं। बेस्ट चॉइस फॉर स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी। जो स्टूडेंट टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड है उनके लिए बेस्ट चॉइस है। तो ये हुई थी ट्रिपल आईटी की बात। ट्रिपल आईटी के बारे में हमने सारा सब कुछ कवर कर लिया इस लेक्चर में। ट्रिपल आईटी के अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको ये सब कुछ लिखना है 8 मार्क्स में। और जो ये लास्ट में मैंने जो 3 पॉइंट लिखवाई है ये आपको कंक्लूजन में लिखना है लास्ट में, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनएचएआई की। एनएचएआई क्या है, इसके मेन रोल क्या है, इसके चैलेंजेज क्या क्या है, इसके वर्क क्या क्या है, सब कुछ कवर करेंगे इस लेक्चर में। तो व्हाट इज एनएचएआई। सबसे पहले हम बात करते हैं एनएचएआई क्या है। एनएचएआई स्टैंड्स फॉर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनएचएआई का मतलब फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988। ये एस्टैब्लिश्ड हुई थी कब, 1988 में। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये वर्क करती है किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर में। अब इसके मेन रोल क्या क्या है एनएचएआई के। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवेज। जो एनएचएआई है ये नेशनल हाईवेज बनाती है। मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ हाईवेज। मेंटेनेंस और ऑपरेशन करती है किसका, हाईवेज का। इंप्रूविंग रोड कनेक्टिविटी अक्रॉस इंडिया। जो रोड कनेक्टिविटी है इंडिया के अंदर उसको इंप्रूविंग करती है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से पॉइंट वाइज लिखना है, क्या क्या रोल है इसके, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, जैसे मैं आगे कवर करूंगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएचएआई। एनएचएआई के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो 8 में से 8 मार्क आ जाएंगे आपके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएचएआई है प्रोवाइड सेफ एंड स्मूथ हाईवेज। ये सेफ और स्मूथ हाईवेज प्रोवाइड करती है। रिड्यूस ट्रेवल टाइम एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ट्रेवल टाइम और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करती है। सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इंडिया कंट्री। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है कंट्री उसको सपोर्ट करेगी। क्यों, क्योंकि ट्रेवल टाइम और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम कर देगी। सेफ एंड स्मूथ हाईवेज प्रोवाइड करवाएगी जिससे टाइम कम लगेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंडिया की बढ़ जाएगी, कंट्री की। फंक्शंस ऑफ एनएचएआई। अब फंक्शंस क्या क्या है एनएचएआई के। प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज। ये जो हाईवेज बनाएंगे उसके लिए प्लानिंग करती है और कंस्ट्रक्शन करती है हाईवेज का। अपग्रेडिंग ओल्ड रोड्स इनटू मॉडर्न हाईवेज। जो पुराने ओल्ड रोड है उनको अपग्रेड करती है इनटू मॉडर्न हाईवेज में। टोल कलेक्शन एंड हाईवे मैनेजमेंट। टोल का कनेक्शन करती है और हाईवे मैनेजमेंट बनाती है। तो ये थे इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ एनएचएआई। नेक्स्ट मेजर प्रोजेक्ट्स ऑफ एनएचएआई। एनएचएआई के कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स है इंडिया में। सबसे पहला है गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, और एक है भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो ये इसके मेजर प्रोजेक्ट है एनएचएआई के। जो फंडिंग है एनएचएआई की वो किस किस से होती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स, या तो गवर्नमेंट देती है या फिर टोल से जो रेवेन्यू आता है उससे फंडिंग होती है, या फिर लोन्स के थ्रू, या फिर ट्रिपल पी मॉडल पे। तो यहाँ से इसकी फंडिंग होती है एनएचएआई की।
इसमें इस लेक्चर में हमने सब कुछ कवर कर लिया। इंपोर्टेंस ऑफ एनएचएआई। अब एनएचएआई की क्या क्या इंपोर्टेंस है? बूस्ट ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ये ट्रेड और इंडस्ट्री को बूस्ट करती है। इंप्रूव रोड सेफ्टी, रोड सेफ्टी को इंप्रूव करती है। क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाती है, क्योंकि नए हाईवे बनेंगे तो वर्कर्स वगैरह की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अब इसमें चैलेंजेज क्या क्या आते हैं? जो एनएचएआई है उसके क्या क्या चैलेंजेज फेस होते हैं? सबसे पहला है लैंड एक्विजिशन इश्यूज। जब हम कोई नया एनएच या हाईवे बनाते हैं तो उसमें लैंड एक्विजिशन करना पड़ता है, तो इसमें लैंड एक्विजिशन इश्यूज आते हैं। एनवायरमेंटल क्लियरेंस डिलेज, एनवायरमेंट का क्लियरेंस नहीं मिलता। जो अपन ईआईए करते हैं, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो उसमें अपन इम्पैक्ट पता करते हैं कि कितने इससे किसी भी प्रोजेक्ट से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरमेंट पे। तो काफ़ी बार एनवायरमेंट का क्लियरेंस नहीं मिलता, तो उसकी वजह से डिले हो जाता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट ओवररन्स, इसमें जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये भी इसमें एक चैलेंजेज है। इसके 3 चैलेंजेज है। इंडिया हैज ए नेटवर्क ऑफ 4.1 मिलियन किलोमीटर रोड्स, आउट ऑफ विच अराउंड 79,000 किलोमीटर्स आर नेशनल हाईवे विच कंप्राइज अबाउट 2% ऑफ टोटल रोड लेंथ। इंडिया के पास में टोटल 4.1 मिलियन किलोमीटर रोड्स है, जिसमें से 79,000 नेशनल हाईवेज है, विच कंप्राइज अबाउट 2% ऑफ टोटल रोड लेंथ, जो टोटल रोड लेंथ का लगभग 2% है। इन 1951 इन राजस्थान हैज ए रोड नेटवर्क ऑफ 17,339 किलोमीटर एंड इट्स ग्रू टू 2,26,853 किलोमीटर टिल 2018, आउट ऑफ दिस 7,906 किलोमीटर इन नेशनल हाईवेज। जो राजस्थान था उसका टोटल रोड नेटवर्क था 1951 में 17,339, और जो बढ़ के कितना हो गया 2,26,853 2018 तक, जिसमें से 7,906 है वो नेशनल हाईवेज है। द रोड डेंसिटी ऑफ स्टेट इज 66.29 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। जो रोड की डेंसिटी है स्टेट की वो है 66.29 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर मीटर एरिया। हाईवे प्रोजेक्ट्स आर lucrative nowadays as private companies are confident that toll revenue would be more than their cost। हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो ज़्यादा भी सक्सेसफुल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज है वो कॉन्फिडेंट है कि जो टोल का रिवेन्यू आएगा वो उसके कॉस्ट से ज़्यादा होगा। वो ट्रिपल P मोड पे ले लेती है, फिर टोल के थ्रू उसमें से जो रेवेन्यू जनरेट करती है उससे वो कॉस्ट से ज़्यादा आ जाता है। ये कॉन्फिडेंट है प्राइवेट, तो इसलिए इन्वॉल्वमेंट हो रहा है प्राइवेट कंपनीज का। एनएचएआई प्लेज ए की रोल इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। एनएचएआई है वो की रोल प्ले कर रही है इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। इट हेल्प्स इन नेशनल इंटीग्रेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, हेल्प करती है कि इसमें नेशनल इंटीग्रेशन में और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में। स्ट्रॉन्ग हाईवेज मीन स्ट्रॉन्ग नेशन, अगर जितना अच्छा हाईवे होगा इसका मतलब स्ट्रॉन्ग नेशन। तो ये पॉइंट अपने को लास्ट में लिखने हैं। अगर एनएचएआई का क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का, तो ये सब कुछ अपने को कवर करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एनएचएआई ट्रिपल आईटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएफसी की, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या है, इसकी जरूरत क्या है, सब कुछ इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज डीएफसी। डीएफसी है क्या? डीएफसी की फुल फॉर्म है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। मतलब एक ऐसा कॉरिडोर बनाना जो सिर्फ डेडिकेटेड हो, किसके लिए? फ्राइट के लिए, उसको अपन बोलते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। इट इज ए रेलवे कॉरिडोर स्पेशली मेड फॉर गुड्स ट्रेन। एक रेलवे कॉरिडोर है जो स्पेशली बनाया गया है, किसके लिए? गुड्स ट्रेन के लिए। गुड्स ट्रेन क्या होती है? गुड्स ट्रेन होती है जो माल है उसी को अपन फ्राइट बोलते हैं। उसको एक जगह से ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रेन चलाई गई है उसको अपन बोलते हैं गुड्स ट्रेन। अब माल क्या क्या हो सकते हैं? रॉ मटेरियल हो सकता है, कोई इंडस्ट्री का प्रोडक्ट्स हो सकता है, कोल, सीमेंट, आयरन, स्टील, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें ह्यूमन ट्रेवल नहीं करेगा। ये स्पेशली सिर्फ फ्राइट के लिए या फिर उसके लिए गुड्स के लिए बनाई गई है। इट सेपरेट फ्राइट ट्रेन फ्रॉम पैसेंजर ट्रेन। ये सेपरेट करती है किसको? फ्राइट ट्रेन को किससे? पैसेंजर ट्रेन से। तो इसकी जरूरत क्या क्या है? पैसेंजर एंड फ्राइट ट्रेन यूज सेम ट्रैक्स। पहले क्या होता था कि जो पैसेंजर और जो फ्राइट ट्रेन है वो एक ही ट्रैक को यूज करती थी, तो उसकी वजह से डिले होता था और कंजेशन होता था। तो ये अलग से अगर इसका वो बना दिया कॉरिडोर, तो इससे डिले नहीं होगा और कंजेशन भी नहीं होगा, और पैसेंजर और फ्लाइट है वो अलग अलग जो ट्रैक है उस पर रन कर सकते हैं। डीएफसी हेल्प्स इन फास्टर एंड इफिशिएंट गुड्स ट्रांसपोर्ट। डीएफसी है वो हेल्प करती है कि इसमें फास्टर और इफिशिएंट गुड ट्रांसपोर्ट में फास्टर होगा और इफिशिएंट होगा, क्योंकि दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। जो पैसेंजर ट्रेन है और वो जो फ्लाइट ट्रेन है दोनों कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीएफसी। डीएफसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? डीएफसी के ऑब्जेक्टिव्स है, सबसे पहला है इंक्रीज स्पीड ऑफ फ्राइट ट्रेन। ये जो फ्राइट ट्रेन है उसकी स्पीड को इंक्रीज करती है, क्योंकि अलग से ट्रैक बन गया तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, तो ये
इंक्रीज करती है फ्लाइट का ट्रांसपोर्ट। रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट क्या होता है? टोटल खर्चा जो माल को सोर्स से कंज्यूमर तक पहुंचाने में लगता है, उसको अपन बोलते हैं लॉजिस्टिक कॉस्ट। तो ये इसको भी रिड्यूस करती है। सपोर्ट इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती है, क्योंकि अलग से बन गया ट्रैक तो उससे अलग से कॉरिडोर बन गया तो उससे टाइम कम लगेगा और स्पीड भी बढ़ेगी। तो इससे जो इंडस्ट्री में जो नीड है मटेरियल की, जैसे रॉ मटेरियल या कोई कोल सीमेंट की, तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, तो उससे इंडस्ट्री सपोर्ट होगा और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी। मेन फ्लाइट कॉरिडोर्स इन इंडिया में मेन फ्लाइट कॉरिडोर है, एक तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है और एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है। दो तरह के फ्लाइट कॉरिडोर है इंडिया में। फ्यूचर कॉरिडोर्स आर आल्सो प्लान्ड, फ्यूचर के जो कॉरिडोर्स है उसको भी प्लान कर रहा है इंडिया बनाने की। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ डीएफसी। फीचर्स क्या क्या है इसके? हाई स्पीड फ्लाइट ट्रेन, इसके ऊपर हाई स्पीड में चल सकती है फ्लाइट ट्रेन से। हैवी एक्सल लोड कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो हैवी होती है। लॉन्गर एंड डबल स्टेक्ड कंटेनर ट्रेन, बड़ी और डबल स्टेक्ड कंटेनर। डबल स्टेक्ड का मतलब है कंटेनर को दो लेयर में प्रोवाइड करवाना, एक ऊपर और एक नीचे। तो डबल स्टेक्ड कंटेनर रहते हैं इसमें, तो ये बड़ी भी रहती है, डबल स्टेक्ड कंटेनर रहती है, तो इसका हैवी एक्सल लोड कैपेसिटी रहती है, इसमें ज़्यादा जो गुड्स है वो ले जाया जा सकता है। बेनिफिट्स ऑफ डीएफसी, डीएफसी के बेनिफिट्स क्या क्या है? फास्टर मूवमेंट ऑफ गुड्स है उसका फास्टर मूवमेंट हो जाता है इसके थ्रू। लेस प्रेशर ऑन पैसेंजर रेलवे लाइंस, जो पैसेंजर रेलवे लाइन है वो सिर्फ पैसेंजर ट्रेन के लिए अवेलेबल रहेगी, तो इससे उन पर प्रेशर कम पड़ेगा, तो दोनों इफिशियंटली वर्क कर पाएगी। जो पैसेंजर ट्रेन है वो और जो डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर है, दोनों अलग अलग अच्छे से वर्क कर पाएगी। लोअर फ्यूल कंज्यूमशन एंड पोल्यूशन, जो फ्यूल कंज्यूमशन है वो भी कम होगा और पोल्यूशन भी कम होगा। तो ये थे इसके बेनिफिट्स और फीचर्स। नेक्स्ट है डीएफसी एंड इकोनॉमी। ये इकोनॉमी में कैसे रोल प्ले करती है? बूस्ट मेक इन इंडिया को बूस्ट करती है। सपोर्ट पोर्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, पोर्ट और इंडस्ट्रीज से जो इंपोर्ट किए जाते हैं उनको सपोर्ट करती है। इंप्रूव सप्लाई चेन इफिशियंसी, सप्लाई चेन जो इफिशियंसी है उसको इंप्रूव करती है। चैलेंजेज क्या क्या है इसका? सबसे पहला चैलेंजेज है लैंड एक्विजिशन इश्यूज। अपन इसको डेवलप करेंगे डीएफसी को, तो उसमें लैंड को एक्विज करना पड़ेगा, तो उसमें दिक्कतें आती है। तो लैंड एक्विजिशन का इश्यूज है। इसका हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट ज़्यादा रहता है, ये भी एक इसका चैलेंजेज है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन का भी इशू होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तो ये भी इसका एक चैलेंजेज है। डेडिकेटेड फ्लाइट कोर्स इज स्पेशल रेलवे कॉरिडोर मेंट ओनली फॉर फ्लाइट ट्रेन, ये मैंने आपको बता दिया। इट्स मेन एम टू इंक्रीज स्पीड एंड कैपेसिटी ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, इसकी जो मेन एम है वो इंक्रीज करना है स्पीड और कैपेसिटी ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन। डीएफसी विल रिड्यूस कंजेशन ऑन एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन यूज बाई पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन के द्वारा यूज की जा रही है उस पर कंजेशन को कम करता है। हेल्प इन फास्टर मूवमेंट ऑफ कोल, स्टील, सीमेंट, फूड ग्रेन्स एंड कंटेनर्स, ये हेल्प करता है मूवमेंट में, फास्टर मूवमेंट में। किस के? कोल के, स्टील, सीमेंट, फूड ग्रेन एंड कंटेनर्स के। डीएफसी विल रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड इंप्रूव इफिशियंसी ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करता है और इफिशियंसी को बढ़ाता है इंडस्ट्रीज की। इट विल प्रमोट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक पार्क्स एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रमोट करता है किसको? इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, लॉजिस्टिक पार्क को और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को। मैंने आपको बताया था कि दो तरह के थे इसमें, ईस्टर्न कॉरिडोर और वेस्टर्न कॉरिडोर। तो वेस्टर्न डीएफसी कॉरिडोर है वो कनेक्ट करेगा किसको? दादरी यूपी टू जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, और जो ईस्टर्न है वो कनेक्ट करेगा लुधियाना पंजाब टू डाकुनी वेस्ट बंगाल। तो ये आपको याद रखना है कि वेस्टर्न डीएफसी और ईस्टर्न डीएफसी किस किस को कवर करेगा, किस किस को कनेक्ट करेगा, ये आपको लिखना है एग्जाम में। तो डीएफसी इज ए गेम चेंजर फॉर इंडियन रेलवेज, जो इंडियन रेलवेज है उसके लिए डीएफसी एक गेम चेंजर साबित होगा। इट इम्प्रूव्स फ्लाइट ट्रांसपोर्ट इफिशियंसी को बढ़ाएगा। स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक लीड टू स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, जितनी ज़्यादा लॉजिस्टिक स्ट्रॉन्ग होगी उतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगा। तो ये हमने डीएफसी के बारे में पूरा कवर कर लिया, इतना आपको लिखना है अगर 8 मार्क्स में आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट क्या है? मेट्रो रेल इज ए मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम फॉर अर्बन एरियाज के लिए जो मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है उसका काम करता है मेट्रो रेल। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का मतलब होता है कि एक साथ में ज़्यादा लोग कम टाइम में ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं इसके थ्रू। ये एक प्रोजेक्ट है जिसका पर्पज है अर्बन मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोवाइड करवाना, जिससे शहरों में लोगों को फास्ट, सेफ और रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके। ये इसका मेन पर्पज है। मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का मतलब ज़्यादा लोग कम टाइम में ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसके थ्रू, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के थ्रू। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस ट्रैफिक कंजेशन, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है ट्रैफिक कंजेशन कम होता है एंड पोल्यूशन इन सिटीज में पोल्यूशन कम होगा। मेट्रो रेल प्रोवाइड्स फास्ट, सेफ एंड रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये प्रोवाइड करती है फास्ट, सेफ, रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। इट रिड्यूसेस ट्रेवल टाइम एंड फ्यूल कंजम्पशन, ट्रेवल टाइम भी कम लगता है इससे
मेट्रो प्रोजेक्ट प्रमोट सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को भी प्रमोट करती है। इन राजस्थान जयपुर मेट्रो इज एन इम्पोर्टेंट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, राजस्थान के अंदर जयपुर मेट्रो इम्पोर्टेंट रेल प्रोजेक्ट के अंदर है। अब हम बात करते हैं ईआरसीपी की। ईआरसीपी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं ईआरसीपी है क्या। ईआरसीपी की फुल फॉर्म ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। इट इज ए मेजर वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान। ये मेजर वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट है राजस्थान का, जिसका मेन पर्पज जो है वो है सप्लाई वाटर टू ईस्टर्न राजस्थान। जो ईस्टर्न राजस्थान है उसको वाटर सप्लाई करना है, इसका जो मेन पर्पज है। तो ये तो हमने बात करी ईआरसीपी क्या है, और ये इसका जो मेन एम है वो क्या है। नीड ऑफ ईआरसीपी। ईआरसीपी की क्या क्या जरूरत है। ईस्टर्न राजस्थान फेसेज वाटर स्केरिसिटी। जो ईस्टर्न राजस्थान है उसमें पानी की कमी है, तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। रेनफॉल इज अनइवन एंड अनसर्टेन। रेनफॉल अनइवन है और अनसर्टेन है, तो इस वजह से भी इसकी जरूरत पड़ी। ग्राउंड वाटर लेवल इज डिक्लाइनिंग। ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डे बाई डे डिक्लाइन होता जा रहा है, तो ये जरूरत पड़ी थी ईआरसीपी को लाने की। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ईआरसीपी। ईआरसीपी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू सिटीज एंड विलेजेस। ये ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाएगा किस किस को, सिटीज और विलेजेस को। सपोर्ट इरीगेशन फॉर एग्रीकल्चर। जो एग्रीकल्चर इरीगेशन है उसको ये सपोर्ट करेगा, क्योंकि पानी मिल जाएगा इससे ईआरसीपी के थ्रू। इंप्रूव वाटर मैनेजमेंट इन राजस्थान। राजस्थान में वाटर मैनेजमेंट को इंप्रूव करेगा। सोर्स ऑफ वाटर। अब इसमें जो पानी आएगा ईआरसीपी में वो कहाँ से आएगा। वाटर इज मेनली टेकन फ्रॉम चंबल रिवर बेसिन। इसमें जो वाटर मेनली लिया जाएगा वो कहाँ से लिया जाएगा, चंबल रिवर बेसिन से। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स इज यूज्ड। जो रिवर्स है उनको इंटरलिंकिंग भी किया जाएगा। सरप्लस वाटर इज ट्रांसफर टू डिफिसिट एरियाज। जो पानी है वो जो डिफिसिट एरियाज है उसमें ट्रांसफर किया जाएगा इसके थ्रू। इसमें एरियाज कवर्ड। एरिया कौन कौन से कवर्ड होंगे, जो ईस्टर्न राजस्थान है उसमें कौन कौन से एरिया कवर्ड होंगे। कवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ ईस्टर्न राजस्थान। जो ईस्टर्न राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स है उनको ये कवर करेगी, जिसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को ये कवर करेगी ईआरसीपी। बेनिफिट्स मिलियंस ऑफ पीपुल। मिलियंस ऑफ पीपुल इससे बेनिफिशिएटेड होंगे, तो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मेजर कंपोनेंट ऑफ ईआरसीपी। ईआरसी के अंदर क्या क्या बनेंगे, तो इसके अंदर बनेगा कैनाल्स एंड टनल्स बनेंगे, डैम्स एंड बैराजेस बनेंगे, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम्स। ये सारी चीजें इसके मेजर कंपोनेंट है ईआरसीपी के। बेनिफिट्स ऑफ ईआरसीपी। ईआरसीपी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इंप्रूव इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करेगी ये। एंश्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को इंश्योर करेगी। बूस्ट एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी। पानी अवेलेबल हो जाएगा तो उससे एग्रीकल्चर बूस्ट होगा और रूरल इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि जो रूरल इकोनॉमी है वो मेनली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होती है। रूरल इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर होती है। पानी मिल जाएगा तो उससे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो उससे रूरल इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी। चैलेंजेज ऑफ ईआरसीपी। ईआरसीपी के क्या क्या चैलेंजेज हैं। हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट। एक तो इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो ज़्यादा है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स। एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं इसकी वजह से। इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग इश्यूज। जो इंटर स्टेट है उसमें वाटर शेयरिंग का भी इश्यूज है। तो ये हमने बात करी ईआरसीपी के बारे में डिटेल से। ईआरसीपी इज ए मेजर वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट प्रपोज टू ईस्टर्न राजस्थान। ये मैंने बता दिया आपको। इट्स मेन एम टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन फैसिलिटीज। मेन एम जो है इसका ड्रिंकिंग वाटर और इरीगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना है। ईआरसीपी विल बेनिफिट वाटर स्केरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ईस्टर्न राजस्थान। जो ईस्टर्न राजस्थान में जो वाटर की कमी है उन डिस्ट्रिक्ट्स में ये पानी पहुंचाने के लिए बेनिफिशियल है। इट विल हेल्प इन ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड ड्रॉट मिटिगेशन। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी हेल्प मिलेगी इससे, और ड्रॉट है, सूखा है, उससे उसको उसमें भी कमी होगी इसकी वजह से। दिस प्रोजेक्ट विल सपोर्ट एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ओवरऑल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर को सपोर्ट करेगा, इंडस्ट्री को और ओवरऑल डेवलपमेंट को सपोर्ट करेगा। ईआरसीपी इज इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑफ द स्टेट। जो स्टेट है उसके लिए लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी को ये उसके लिए इंपॉर्टेंट टूल है ईआरसीपी। ईआरसीपी इज ए लाइफ लाइन प्रोजेक्ट फॉर ईस्टर्न राजस्थान। जो इस ईस्टर्न राजस्थान है उसके लिए ये लाइफ लाइन प्रोजेक्ट है, जीवन रेखा की तरह काम करेगा ये प्रोजेक्ट। इट हेल्प इन सस्टेनेबल वाटर डेवलपमेंट। ये हेल्प करेगा सस्टेनेबल वाटर डेवलपमेंट में। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना प्रॉपर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने इसमें 6 प्रोजेक्ट कवर कर लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।